दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी रिटन बाय रॉबिन शर्मा का रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नॉवेल 1997 में पब्लिश हुआ था और पब्लिश होते ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और इसकी कम से कम 5 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ अभी तक बिक चुकी हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट विभिन्न चैनल्स और विभिन्न काउंटर्स पर ये उपलब्ध है और ये मैनेजमेंट का, सेल्फ डिसिप्लिन का और जीवन को जीने का, कैसे पॉजिटिव बने, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सफलता प्राप्त करें, उसका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। दोस्तों, इसमें पूरा नॉवेल को 13 अध्यायों में बाँटा गया है और इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा की गई है। तो मैं यहाँ पहले आपको पूरा एक-एक चैप्टर में क्या लिखा गया है, 13 के 13 चैप्टरों के बारे में बताऊँगा और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे उसके 7 प्रिंसिपल्स की, जो लास्ट में उसका हम विश्लेषण करेंगे। कि इसका टेक होम क्या है? मतलब हमने क्या सीखा इस नॉवल से और क्या सीखना चाहिए? दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है ये इनकी। आप लोगों को ज़रूर इसे खरीदना चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के नॉवल का रिव्यू। दोस्तों ये जो कहानी है, ये अमेरिका के एक वकील की कहानी है, जिसका नाम है जूलियन मेंटल। जूलियन मेंटल एक प्रसिद्ध लॉयर है और वो अपने पेशे में बहुत ही सफल है। उसकी लाइफ़ अच्छे से लगभग चल रही है, लेकिन एक दिन क्या होता है, जिसके बाद उसका जीवन एकदम से बदल जाता है, उसको समझते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट द वेकअप कॉल, इसका नाम है द वेकअप कॉल। जूलियन मेंटल एक सफल वकील हैं, लेकिन अत्यधिक तनाव और अस्वस्थ जीवन शैली के कारण कोर्ट में उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। दोस्तों एक बार वो केस लड़ रहे होते हैं, अपने केस की पैरवी कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एकदम से हार्ट अटैक आता है। इस घटना से उनकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी जो चमकदार ज़िंदगी चल रही है, बाहर से ऐसा लग रहा है कि बहुत शानदार और बहुत तगड़ी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन असली खुशी और शांति इससे नहीं मिलने वाली है। ज़िंदगी की असली खुशी मेंटल पीस में है, जो उन्हें प्राप्त नहीं है। इसे वो वेकअप कॉल मानते हैं। वेकअप कॉल का मतलब होता है एक जगाने वाली प्रतिक्रिया। जैसे हम अपना अलार्म लगाते हैं ना, तो और सवेरे जैसे अलार्म बजता है, तो वेकअप कॉल कहा जाता है। तो उसी प्रकार से इसको एक वेकअप कॉल मानते हैं। वे उस घटना के बाद से अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और जो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ भी है, जूलियन समझ जाते हैं कि पैसा और सफलता पर्याप्त नहीं है, जीवन का असली उद्देश्य मन की शांति में है। ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर 2 में है द मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ महीनों बाद जूलियन अचानक अपने दोस्त जॉन से मिलने आता है। वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब ये कहानी बीच में जो कुछ हुआ उनके साथ में, वो सब कुछ ना बता के एकदम से बताया गया है कि कुछ समय के बाद में वो अपने दोस्त से मिलने आता है। उनका दोस्त का नाम है जॉन। जैसे ही जॉन उन्हें देखता है, तो वो एकदम से देखकर भौचक्का रह जाता है कि जो मेरा दोस्त था जूलियन पहले वाला और अभी मिल रहा हूँ इतने समय बाद, ये बिल्कुल अलग है। जूलियन के चेहरे पर शानदार ग्लो है, स्वास्थ्य में सुधार हो गया है और काफ़ी calm मतलब शांत दिखाई दे रहा है। जॉन हैरान होता है, पूछता है भैया ये बदलाव कैसे हुआ? जूलियन बताता है कि उसने अपना सब कुछ बेचकर भारत की ओर एक स्पिरिचुअल जर्नी की थी, जहाँ उसने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कई जगह गया, लेकिन बाद में उसे पता पड़ा कि उसे हिमालय में जाना होगा और वहाँ पर सिवाना नाम की जगह पर कुछ साधु संत हैं, उनके माध्यम से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो मैं सिवाना गया था और कुछ संतों के सानिध्य में रहकर मैंने जीवन में अपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। चैप्टर नंबर 3 द मिरेकल ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर में बताया है रॉबिन शर्मा ने कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारा हो जाता है, हम कुछ चीज़ों को बदल लेते हैं, अपनी जीवन स्टाइल, लाइफ़स्टाइल की जो कुछ चीज़ें हैं, उसको हम बदल कर कैसे अपने आप में एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन पाते हैं। जूलियन जॉन को बताता है कि भारत में उसने साधुओं से मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति पाने के तरीके सीखे। जूलियन कहता है कि मनुष्य का असली खजाना उसका मन है और उसे नियंत्रित करना सीखना सबसे चमत्कार होता है। मन को नियंत्रित कर लेना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। साधुओं ने उसे सिखाया कि हम अपनी सोच बदलकर पूरी ज़िंदगी को
बदल सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नाम है द सिंबॉलिक फेबल। सिंबॉलिक फेबल मतलब सांकेतिक कहानियाँ। फेबल मतलब कहानियाँ, छोटी-छोटी कहानियों को फेबल कहते हैं। दोस्तों मैं बहुत शॉर्ट में आपको चैप्टर में क्या-क्या लिखा है उसके बारे में बताता जाऊँगा और साथ में जो उसके सिद्धांत हमें सीखने को मिलेंगे, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो चैप्टर नंबर 4 द सिंबॉलिक फेबल। जूलियन एक रोचक कथा सुनाता है कि एक सुंदर बगीचा है, एक लाउट हाउस है, सुमो पहलवान है, गुलाबी तार है, गोल्डन स्टॉप वॉच है। इनके माध्यम से एक कहानी सुनाता है उन्हें, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए। ये सब सिंबॉलिक हैं। इनका इनके माध्यम से हमारे जीवन में इस कहानी के माध्यम से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, 7 लर्निंग सीख बताई गई हैं। चैप्टर नंबर 5 मास्टर योर माइंड। इसमें बताया गया है कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें? मन को नियंत्रित करने की कला क्या है? मन वही बनता है जिसे आप सोचते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। बुरे विचारों को रोक लो। रोज 10 से 15 मिनट तक मन को शांत करने का अभ्यास करें और ये अभ्यास ध्यान करने से किया जा सकता है। जूलियन कहते हैं कि सकारात्मकता की सोच, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का आधार है, क्योंकि यही बात उन्हें साधु ने हिमालय में बताई थी। वो कहते हैं कि अगर हम अपने मन रूपी बगीचे में, साधुओं ने उन्हें बताया था कि मन एक बगीचा है, अगर हम उसमें गुलाब नहीं लगाएँगे, तो उसमें खरपतवार रूपी वीड्स अपने आप उग आएगी, नेगेटिव थॉट्स अपने आप आ जाएँगे। इसलिए हम अपने मन को पॉजिटिव रखें, अच्छे विचारों को ही ग्रहण करें। चैप्टर 6 कहता है फॉलो योर पर्पज। इस अध्याय में जीवन का उद्देश्य है, उसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। चाहे हम स्टूडेंट हैं या कोई बिज़नेसमैन या कोई हम एम्प्लॉयी हैं, हम जो कुछ काम कर रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए कि हमें कैसे करना है और कहाँ तक जाना है। उसमें कोई कोताही नहीं बरत सकते हम। स्पष्ट लक्ष्य के बिना जीना बिल्कुल व्यर्थ है। अपने जीवन के लक्ष्य बनाएँ और लक्ष्यों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटें और समय-समय का उनका रिव्यू भी करें। ऐसा नहीं कि लक्ष्य बनाने के बाद हम भूल जाएँ, कागज़ या पेज पर लिख कर रख दें और उसे देखें ही नहीं कि लक्ष्य क्या थे। लक्ष्य कितने प्राप्त किए गए हैं, कितना अचीव किया गया है, इसको भी देखें। चैप्टर 7 बताता है प्रैक्टिस कैज़न। प्रैक्टिस कैज़न का मतलब है लगातार सुधार करें। हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहिए। हर दिन हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कम्फर्ट ज़ोन को हमें छोड़ देना चाहिए। हम एक्सरसाइज़ के लिए नहीं जाते तो तुरंत हमें एक्सरसाइज़ के लिए जाना चाहिए। बिस्तर को छोड़ने से पहले हमें हमारा मन कई प्रकार से रोकेगा कि मत जाओ, बाहर ठंड है, बड़ा बिस्तर आराम मिल रहा है, यहीं रुको, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपना कम्फर्ट ज़ोन तो छोड़ना ही होगा। छोटी-छोटी चुनौतियों से शुरुआत करें। एक दिन आप पाएँगे कि आप बड़ी चुनौतियों को भी स्वीकार कर पा रहे हैं और उनको जीत पा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 लाइफ विथ डिसिप्लिन। अनुशासन का महत्व बताया गया है इस चैप्टर में। अनुशासन सफलताओं की बैकबोन है, रीढ़ है। लोगों की आदतें उनका भविष्य तय करती हैं। कठिनाइयों का सामना करने में हमेशा एक बैसाखी की तरह हमारी सहायता करती हैं। रोज तय समय पर अभ्यास करें, रोज सभी कामों को टाइम लिमिट में करने का प्रयत्न करें और उन्हें करें ही। कोई भी काम पेंडिंग ना रखें, क्योंकि यही पेंडिंग वर्क अगले दिन बर्डन बन जाएगा। चैप्टर 9 में बताता है कि रिस्पेक्ट योर टाइम। समय का महत्व, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। समय बहुत मूल्यवान है। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। दिन को स्टो अपने दिन की आपको स्पष्ट रूप से योजना बना लेना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट काम हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएँ। जो आपके इम्पोर्टेंट काम नहीं हैं, उनको हटा दें और इम्पोर्टेंट कामों को प्रायोरिटी में रखकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। समय का उपयोग उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें। साधु ने उन्हें बताया था कि अगर आप समय का सम्मान करेंगे, तो सफलता खुद ब खुद आ जाएगी। दोस्तों चैप्टर नंबर 10 है जो, वो बताता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट अदर्स। अपना सम्मान करें और दूसरे का सम्मान करें। साधु बताते हैं साधु ने उन्हें बताया था कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। हम कई बार दोस्तों ये सोचते हैं कि हमें चारों तरफ से मतलब हमें हमेशा सम्मान मिले और उसमें चाहे सामने वाले का अपमान हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने सम्मान को पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। हमें दूसरे का भी सम्मान करना चाहिए।
दूसरों को साथ सहानुभूति, सिम्पैथी के साथ में ही व्यवहार करना चाहिए। चैप्टर नंबर 11, एम्ब्रेस द प्रेज़ेंट, वर्तमान में जियो। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को बाद के भी कई फिलॉसफर ने भी बताया कि वर्तमान में जीना चाहिए हमें। जूलियन अपने दोस्त जॉन से कहते हैं कि जीवन वर्तमान में है, ना कि अतीत और ना कि भविष्य में। वर्तमान का जो क्षण है, वो उसका आनंद लें। वर्तमान के एक-एक क्षण का आनंद लें। चिंताओं को छोड़ दें। बहुत ज़्यादा चिंताएँ भविष्य की करना बेबाकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। ओवरथिंकिंग करते रहें भविष्य में क्या होने वाला, आप कर वैसे भी कुछ नहीं पाएँगे। लेकिन आज जो करना है वो कर लेंगे तो हो सकता है कि भविष्य आपका सिक्योर हो जाए, सुरक्षित हो जाए। और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ लाइफ़। जूलियन कहते हैं कि मुझे साधु ने बताया था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो उसका आंसर उन्हें मिलता है पीस ऑफ माइंड। मन की शांति ही जीवन का उद्देश्य है हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति जितनी भी मेहनत कर रहा है उसके मन में एक ही विचार चल रहा है कि एक दिन मुझे शांति मिलेगी और बड़ी शांति से मैं जीवन जीऊँगा। उसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को आसान कर रखा है। जूलियन कहते हैं कि मुझे साधु ने वहाँ बताया था कि आपको जो आज काम कर रहे हैं उसी को शांत तरीके से करना है। उसी में पीस ढूँढना है, शांति ढूँढना है। शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक समय के बाद में मिल ही जाएगी, कहीं रखी हुई है। शांति तो आपके साथ ही है और हर काम में मिल सकती है। चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है, द गिफ्ट ऑफ द सेजेस, साधु संतों के द्वारा दिया गया उपहार। अंतिम अध्याय में जूलियन ने सभी शिक्षाओं जान को सौंप देता है। मतलब जान को सौंप देता है का मतलब ऐसी कि जो शिक्षाएँ उसे मिली थी साधु संतों के द्वारा सवाना में, वो वाली सभी शिक्षाएँ वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने ये वाली चीज़ें सीखी हैं और तुम भी अपने जीवन को सुंदर और उद्देश्यपूर्ण खुशहाल बना सकते हो। दोस्तों, जूलियन को साधु संतों ने 7 कहानियों के द्वारा ज्ञान दिया था, उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया था। तो 13 अध्याय हमने समझ लिए हैं कि उनमें मुख्य रूप से क्या बातें हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं कि किस कहानियों के माध्यम से कैसे-कैसे उनने कहानियों के माध्यम से ये ज्ञान दिया था। ये सब कहानियाँ सांकेतिक हैं जो कि रॉबिन शर्मा साधु संतों को भी के द्वारा बताया जाना बता रहे हैं कि हमें कैसे क्या सीखना है और क्या करना है। इन 7 कहानियों के बाद में जो 7 लर्निंग और हमें जो सीख मिली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली कहानी जो जूलियन को हिमालय में साधु बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क क्या है? एक सुंदर बगीचा है। अगर हम उस बगीचे में सुंदर फूल, पुष्प नहीं लगाएँगे, तो उसमें क्या होगा? झाड़ियाँ उग आएँगी, खरपतवार उग आएगा। ऐसे ही अपने मस्तिष्क रूपी बगीचे में हम अच्छे विचार ग्रहण नहीं करेंगे, तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, जो कि हमारे सभी कार्यों को स्पष्ट रूप से नष्ट कर देगी। मतलब नेगेटिविटी आ जाने से कोई भी काम ये स्पष्ट है कि हम उसको सफल नहीं हो सकते। मतलब मन को स्वच्छ रखें, मन की स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में इसमें बताया गया है। साधु बताते हैं कि पहाड़ों के बीच में एक बहुत सुंदर बगीचा था, उसमें सुगंधित फूल थे, ऊँचे पेड़ और शांत वातावरण था। बगीचे को देखकर मन में ताजगी और शांति आती है। साधुओं का कहने का मतलब ये था कि मन को सँभालो, मन एक बगीचा है, बुरे विचार खरपतवार, अच्छा सोचोगे तो सुंदर जीवन बनेगा। दूसरी कहानी मतलब आगे बढ़ते हैं, बगीचे के बीच में एक लंबा लाल रंग का लाइट हाउस है। दोस्तों लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र के बीच में एक लंबा एक पोल होता है, उसमें लाइट लगी रहती है और उस लाइट के माध्यम से जो पानी के जहाज होते हैं, उनको डायरेक्शन बताने के काम आता है। बगीचे के बीच में एक लाल लाइट हाउस खड़ा है, वो अंधेरे में चमक कर रास्ता दिखा रहा है। साधु इसके माध्यम से बताते हैं जीवन का उद्देश्य। जैसे लाइट हाउस जहाज़ों को दिशा देता है, वैसे ही जीवन में अगर हमारे में कोई उद्देश्य है, तो वैसे कोई उद्देश्य जीवन में है, तो वो भी हमें एक प्रकाश देता है, एक रास्ता दिखाता है कि हमें यहाँ आगे बढ़ना है। बिना उद्देश्य तो इंसान भटकता ही रहेगा। तीसरी कहानी में साधु बताते हैं, सांकेतिक रूप से बताते हैं कि अचानक से एक विशालकाय सुमो पहलवान आ जाता है उस बगीचे में। सुमो पहलवान जापान के जो एक लंबे-चौड़े जो पहलवान होते हैं, उन्हें सुमो पहलवान कहते हैं। जैसे ही वो बगीचे में आता है, उसके शरीर पर कपड़ों की जगह बस एक पतली-सी गुलाबी तार है। गुलाबी तार बाँध रखी है कपड़ों की जगह। इसके माध्यम से साधु संत जूलियन को बताते हैं कि हमें लगातार अपने जीवन में सुधार करते रहना चाहिए। हमने जो कुछ भी सीखा है, उसको रि रिलुक
दोबारा देखते रहना चाहिए। सूमो जो पहलवान है शक्ति और प्रयास का प्रतीक है। जीवन में रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चौथी कहानी में बताते हैं जूलियन अपने दोस्त को कि हमें साधु ने बताया कि उस बगीचे में जब सूमो पहलवान आ जाता है तो चलते-चलते अचानक गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है और कुछ देर तक उठ नहीं पाता। इसका यह सिंबल है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए। जब आप अनुशासन छोड़ते हैं, तो आप गिर जाते हैं। जो गुलाबी तार है, जो उसने पहन रखा है मतलब कपड़े की जगह, उसको वो सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक मानते हैं। कहानी नंबर 5 शुरू हो जाती है, तभी उसे पास में एक गोल्डन स्टॉप वॉच मिलती है। सूमो पहलवान बगीचे में आया, बगीचे में आकर जैसे ही कुछ आगे बढ़ता है, तो गिर पड़ता है। गिरने के बाद में जैसे ही उसको पास में देखता है, तो वहाँ एक गोल्डन वॉच पड़ी हुई है, गोल्डन स्टॉप वॉच। जब वो गिरा हुआ होता है, तो पास में चमकती हुई सुनहरी स्टॉप वॉच दिखाई देती है। जैसे ही वो स्टॉप वॉच को छूता है, उसकी ऊर्जा लौट आती है और फिर से उठ खड़ा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि समय का सम्मान करें। समय सबसे बड़ा धन है। जो समय को पहचानता है, वह जीवन में फिर से उठ खड़ा होता है। अब हमारी 6 नंबर की कहानी शुरू होती है, जब शुभम पहलवान एक खुशबूदार रास्ते की ओर चल पड़ता है। एक खुशबूदार रास्ते की ओर मतलब फूल लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहा है। जैसे ही उठता है, आगे बढ़ता है, सुगंधित रास्ता मिल जाता है, वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ता जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सेवा और दयालुता। खुशी का खुशी का एक महत्वपूर्ण रास्ता है दूसरों की मदद करने में, दूसरों की रिस्पेक्ट करने में, दूसरों से प्रेम करने में। और कहानी का आखिरी हिस्सा है जो 7वीं कहानी जो साधुओं ने जूलियन को बताई थी हिमालय में, कि आगे उसे एक शांत, सुंदर झरना मिलता है। रास्ते के अंत में उसे एक छोटा-सा सुंदर झरना मिलता है, जो सूबों को जो झरना है, वो सूमो को गहरी शांति और आनंद देता है और उसी को वर्तमान क्षण का अनुभव कराता है। प्रतीक क्या है इसका? इसका सिंबल ये है, इसका मतलब ये है, वर्तमान में जीना, शांति तभी मिलती है जब आप प्रेज़ेंट पर ध्यान देते हैं। अतीत, भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपको शांति मिलने लगती है। तो दोस्तों ये 7 कहानियाँ थी, सूमो पहलवान की, बगीचे की, कि कैसे मस्तिष्क हमारा एक बगीचा है और मन की शांति आखिर में जाके मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस नॉवेल की लर्निंग्स पे, कि ये सब कहने के बाद 13 चैप्टर समझ लिए, 7 कहानियाँ सुन ली। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या सीखा? तो सबसे पहला जो सिद्धांत या जो लर्निंग निकल के आई वो है अपने मन पर नियंत्रण, मास्टर योर माइंड। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है, इसमें अच्छे विचारों से नहीं भरोगे तो इसमें खरपतवार अपने आप उग आएगी। इसके लिए रोज़ाना हमें 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए, मन को नियंत्रित करने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। जब हम अपने विचारों का सकारात्मक दिशा देते हैं, हम किसी भी काम को बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा जो लर्निंग है, सीख है, वो है फॉलो योर पर्पज़। जीवन का लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के इंसान इधर-उधर भटकता रहेगा। इसलिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है और उसको हमें फॉलो भी करना है कि लक्ष्य बना लिया, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है और समय-समय पे रिव्यू भी करना है कि कितना हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तीसरा है प्रैक्टिस कैज़न, मतलब प्रैक्टिस कैज़न का मतलब है रोज़ थोड़ा-थोड़ा सुधार करना। कैज़न का अर्थ होता है स्मॉल कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना। साधु ने उसे बताया था, किसे? जूलियन को, जो हमारे नॉवेल का जो मुख्य केंद्र पात्र है, कि बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि छोटे-छोटे सुधारों का परिणाम ही बड़ी सफलता होती है। हमें रोज़ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। कैसे बेहतर हो सकते हैं? अभ्यास के द्वारा, मेहनत के द्वारा। खूब अभ्यास करना चाहिए, तभी हम छोटे-छोटे जो परिवर्तन लाएँगे, एक दिन वो बड़ी सफलता में सहायक होंगे। चौथी लर्निंग है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य अगर हम अनुशासन से करेंगे, तो सफलता मिलने की गारंटी बढ़ जाती है। चाहे वो इच्छाओं को नियंत्रण करने की बात हो, चाहे वो हाँ, कहीं किसी चीज़ में किसी आदत या व्यसन से संबंधित चीज़ हो, अगर हम अनुशासित तरीके से करेंगे, तो निस्संदेह वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होगी। आत्म-संयम बहुत ज़रूरी है। 5वीं जो हमें इससे लर्निंग मिलती है, वो है रिस्पेक्ट योर टाइम। समय सबसे मूल्यवान निधि है, क्योंकि एक बार गया तो हमेशा के लिए गया, ये वापस लौट के नहीं आता।
साधु जूलियन को बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने दिन की योजना बनानी चाहिए और बेकार के कामों को पर फ़ोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय की बर्बादी है केवल। इसलिए अपने समय की आपको ज़रूर कदर करना चाहिए। छठी जो सीख हमें मिलती है वो है कि जूलियन कहता है कि साधु ने उन्हें बताया था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती है। परोपकार करना ज़रूरी है, दूसरे का सम्मान करना और प्यार से पेश आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मन की शांति प्राप्त करने में भी ये सहायक होगी। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है वर्तमान में जियो, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। यह सिद्धांत बताता है कि सच्ची शांति वर्तमान के क्षण में है। अतीत की चिंता और भविष्य की का डर हमें कमज़ोर करता है। साधु जूलियन को सिखाते हैं कि जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए, माइंडफुलनेस के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, ये था आज के उपन्यास जो एक बेस्ट सेलर बुक थी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी का रिव्यू। आशा करता हूँ कि ये रिव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे इसका लाभ उन लोगों को भी मिले। मिलते हैं अगले दिन एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।